किसी भी देश के लिए उसकी आज़ादी और सार्वभौमिकता का सबसे बड़ा प्रतीक चिन्ह होता है उसका राष्ट्रीय ध्वज। हिंदुस्तान को भी स्वतंत्रता सेनानियों के लंबे संघर्ष और क्रांतिकारियों के अमर बलिदान के बाद आज़ादी प्राप्त हुई और उस आज़ादी के प्रतीक चिन्ह के रूप में आया हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा। आप लोग आज़ादी के संघर्ष के इतिहास से तो बखूबी वाकिफ़ हैं, लेकिन क्या आप लोग तिरंगे के इतिहास को भी जानते हैं? हम लोग आज आपको बताएंगे तिरंगे के जीवन में आए पड़ाव। साथ ही साथ क्या आप जानते हैं कि तिरंगे की बेअदबी करने पर सज़ा का भी प्रावधान है? और सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं देश की एकमात्र उस जगह पर जहां पर हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा बनाया जाता है। सर्वधर्म प्रार्थना के सुर सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम किसी धार्मिक स्थल पर हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सारी आवाजें एक कार्यस्थल से आ रही हैं। इसका परिचय भी खास है। यहां हमारा तिरंगा झंडा बनता है। यहां पर काम करने वाले अपने काम को शुरू करने से पहले शांति, भाईचारे और अमन के लिए दुआ करते हैं। ये सारी भावनाएं उन मूल्यों का सार है जिनसे हमारा तिरंगा बनता है। अब नेशनल फ्लैग बनाते हैं, इसके वास्ते थोड़ा शांति, लोगों को उत्साह, काम के लिए चुस्ती पुस्ती मिलेगा कर को, ऐसा शुरू से ही काम से पहले ही भगवान का सर्वधर्म प्रार्थना, भगवान के साथ काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये कार्यस्थल कर्नाटक के दूसरे सबसे बड़े शहर हुबली में है और इसका औपचारिक नाम कर्नाटक खादी ग्राम उद्योग संयुक्त संघ फेडरेशन है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पहचान तिरंगे झंडे का निर्माण आधिकारिक रूप से इसकी जिम्मेदारी है। इसी संस्थान में बने झंडों को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति राष्ट्रीय पर्वों पर फहराते हैं। इसे सभी सरकारी इमारतों और देश और विदेश में फहराया जाता है। कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ फेडरेशन को सन 2005 से देश में तिरंगा झंडा बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। हमारा इंस्टीट्यूट चालू हुआ 1957 में। वहाँ से हम खादी का सब प्रोडक्शन करता था। हमारा प्रोडक्शन सब सेंटर सब वो बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में है। उधर 1982 से खादी का काम चला है प्रोडक्शन का। उसके बाद 205 फरवरी में हमको BIS मार्क का लाइसेंस दिया, वो नेशनल फ्लैग प्रोडक्शन करने का। उसके बाद हमारा नेशनल फ्लैग का ऑर्डर बहुत है, उससे ज़्यादा अभी साल से ज़्यादा हो रहा है। यहाँ काम करने वाले लोगों के लिए इस स्थान की पवित्रता क्या है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को फ्लैग सेक्शन में चप्पल पहनकर आने की इजाजत नहीं है। आपको ये जानकर भी गर्व होगा कि यहाँ सारे झंडे महिलाओं के हाथों जन्म लेते हैं, यानी यहाँ की सारी कामगार महिलाएं हैं। फ्लैग बोले तो हमको एक अभिमान बहुत था। छोटे थे तभी से हमको फ्लैग्स बारे में, फ्लैग बोले तो एक गांधी जी का वजह से कुछ भी हमको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता है। बाद में बड़े होने के बाद हम यहीं पे जॉब करते, नौकरी करते। फ्लैग सेक्शन में बोले तो सबसे काम से पेमेंट ज़्यादा हो, लेकिन हमारा पेमेंट कम हुआ तो भी हमको क्या लगता है, देश के लिए हम फ्लैग्स रेडी हम इधर करते बोले तो हमको अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता।
ये तो राष्ट्र का राष्ट्रध्वज है। हम करें सो राष्ट्रध्वज देश के कोने कोने में जाता है। सरकारी नियमों के मुताबिक तिरंगा झंडा देश में और कहीं भी नहीं बन सकता। आपको बता दें कि अपना ध्वज स्वतंत्र देश होने का प्रतीक है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज ने वर्तमान रूप में आने से पहले एक लंबा सफर तय किया है। इसे सबसे पहले 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक कलकत्ता में फहराया गया था। यह ध्वज लाल, पीले और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था। इसे स्वतंत्रता सेनानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 101 पटाखों की सलामी देकर फहराया था। भारतीयों के द्वारा पहली बार एक फ्लैग, एक देश अपने राष्ट्र का एक ध्वज हो और उसका कुछ एक स्वरूप हो, वो 1906 में पहली बार उभरा। तो 1905 में जब ये बंगाल के विभाजन के बाद जब स्वतंत्रता संग्राम का एक नया अध्याय जब शुरू होता है, वंदे मातरम एक बहुत महत्वपूर्ण स्लोगन है। तो आप देखते हैं कि वो पहला उस तरह का बन करके आता है। जैसे जैसे अलग अलग समाज के वर्ग, अलग अलग संप्रदाय के लोग, अलग अलग जाति के लोग जब उससे जुड़ते चले गए हैं, स्वतंत्रता संग्राम का मायने बदलता गया है, उसकी प्रकृति बदलती गई है, उसकी प्रवृत्ति बदलती गई है, और वो सब फिर वो इन्फ्लुएंस करता है, वो प्रभावित करता है एक नए झंडे को बनाने की प्रक्रिया को। भारत में झंडे की कल्पना कोई नई नहीं है, पर एक राष्ट्रीय ध्वज की कल्पना ये नई है और माना जाता है कि ये 20वीं शताब्दी में ही शुरू हुआ। 1906 में कलकत्ते में एक झंडा तैयार किया गया और उसमें लाल और हरे रंग का भी प्रयोग हुआ और उसमें 8 कमल भी रखे गए, सफ़ेद कमल, जो भारत के 8 प्रांतों को दर्शाते थे। और इसमें बीच में जो हिस्सा था उसमें देवनागरी लिपि में वंदे मातरम लिखा गया। 22 अगस्त 1907 को फिर से झंडे का रंग बदल गया। इस बार इसे मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था। इस झंडे को श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीर सावरकर और मैडम कामा ने मिलकर डिजाइन किया था। 1907 में जो विदेश में एक पारसी क्रांतिकारी महिला थी, मैडम भीकाजी कामा, वो दादा भाई नौरोजी के संपर्क में भी आईं, कुछ ब्रिटेन के क्रांतिकारियों के संपर्क में भी आईं। जो अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी एक सम्मेलन था, उसमें उन्होंने जाके भारत का जो ध्वज था, जो कि काफ़ी जो स्वदेशी आंदोलन वाले ध्वज से मिलता जुलता था, उसको वहाँ स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराया। कोलकाता में 1917 में हुए कांग्रेस अधिवेशन में स्वतंत्रता संघर्ष ने एक नया मोड़ लिया। उसका साक्षी ये ध्वज रहा। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने होम रूल आंदोलन के दौरान तीसरे ध्वज को फहराया। इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियां एक के बाद एक और सप्तऋषि के अभिविन्यास में बने 7 सितारे थे। बाईं ओर ऊपर किनारे पर यूनियन जैक था। एक कोने में सफेद अर्थ चंद्र और सितारा भी था। 1917 के आसपास एक फ्लैग बनता है, होम रूल, और वो फ्लैग है, उसमें आप देखेंगे कि स्ट्राइप्स हैं, पैरेलल्स, जो कि वर्टिकल 5 लाल और 4 हरे रंग अल्टरनेट करके, बीच में यूनियन जैक आपको मिलेगा और फिर एक सूरज की तरह तारा और एक क्रिसेंट आपको मिलता है, चांद मिलता है। अब इसकी अभिव्यक्ति क्या है? ये अभिव्यक्ति ये है कि ये जो नेशनल, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को की एक पहचान बनती है कि भाई हमारी जो राष्ट्रीयता है उस पर किसी और की हुकूमत है। जो आप एक तरफ देखते हैं यूनियन जैक वो बना के रखा है, और वो हमारे ऊपर इस जो शासन कर रहा है, ये किसके ऊपर शासन कर रहा है? 2 प्रमुख समुदायों को वो उससे दिखलाते हैं, वो अपने सिंबल से,
और वो कहना ये चाहते हैं कि ये मिल करके इसका विरोध करके इसको यहाँ से, तभी तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज की बात वो इसी से निकल कर आती है। मतलब ये उसका रिप्रेजेंटेशन है, ये तिलक की समझ है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। तो ये फ्लैग सिर्फ कोई प्रतीक ऐसे ही नहीं है, ये रिप्रेजेंट करता है भारत के स्वतंत्रता संग्राम को, भारत की संस्कृति को, भारत के लोगों को, सबों को रिप्रेजेंट करता है। चौथा ध्वज 1921 में बेजवाड़ा में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान बनाया गया था। यह ध्वज प्रदेश के एक युवक ने बनाया था और गांधी जी को भेंट किया था। ये 2 रंगों से बना था, लाल और हरा रंग, जो 2 प्रमुख समुदायों यानी हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व किया करते थे। गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत के शेष समुदायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चरखा बनाया जाए। इसको बिल्कुल सेकुलर लाइट पे देखना चाहिए। रेड इज द स्ट्रगल ऑफ वायलेंस, जहाँ पर लाल इंसान का खून होता है। ग्रीन जो बिल्कुल से किसानों की पहचान है, ग्रीन रिवोल्यूशन, या ग्रीन जो एक प्रोडक्टिविटी है ज़मीन की, वो उससे है। और सफ़ेद जो है वो एक तरीक़े से पीस का प्रतीक है, बल्कि इट वॉज मोर प्रैक्टिकल कि जहाँ पर स्ट्रगल चल रही है, जहाँ पर जलियांवाला बाग में फायरिंग हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, तो उससे बड़ा ट्रिब्यूट क्या हो सकता है कि लाल खून का निशान है और जो हमारे बेबस साथी मारे गए हैं उनके खून के निशान को रिप्रेजेंट कर दिया जाए। हमारा किसान जो ज़मीन को पैदावार करता है, जो धरती का सीधा चीर करके वो पैदावार अन्न उगाता है, उसको कर दिया जाए। एक वाइट एक वो है परंपरा है एक वाइट पीस की। तो ज़्यादा उसको अगर हम बहुत ज़्यादा उसको रिलीजियसिटी के साथ न देखें और उसको बहुत ज़्यादा रिलीजियस मीनिंग न दें, बल्कि उसको हम प्रैक्टिकल देखें, तो शायद हमको ज़्यादा उसमें इंक्लूसिवनेस नज़र आएगी। फिर बाद में वो 3 रंगों में, वो जो तिरंगा जो आप आज देखते हैं वो 3 रंगों में आता है और बीच में होता है उनका चरखा। ये उनका चरखा नहीं है, वो चरखा है जो एक माध्यम बन गया है उस वक्त, सारे देश को नेशनल मूवमेंट से जोड़ता है वो चरखा। और 1931 तक आते आते वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का उसको एक रिजोल्यूशन के द्वारा उसको अडॉप्ट भी कर लिया जाता है और वो फ्लैग बन जाता है। 5वां ध्वज 2 अप्रैल 1931 को बना। 1931 एक यादगार साल था क्योंकि तिरंगे ध्वज को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके लिए 7 सदस्यों की समिति बनाई गई और इस समिति में जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, मास्टर तारा सिंह, डॉक्टर NS हार्डिकर और दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेकर शामिल थे। ये ध्वज हमारे वर्तमान ध्वज का निकटतम पूर्वज था। इसमें केसरिया, सफेद, हरे और मध्य में गांधी जी का चरखा था। आपको बता दें कि यह ध्वज तत्कालीन जनभावना का प्रतीक था। इसकी व्याख्या उस वक्त चल रहे स्वतंत्रता संग्राम से की गई थी। उसके बाद आया पिंगली वेंकैया का डिजाइन किया हुआ तिरंगा। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे आजाद भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता दी और आजादी मिलने के बाद से लेकर आज तक इसका यही स्वरूप कायम है। बस झंडे के बीच में चरखे की जगह सम्राट अशोक के धर्म चक्र को जगह मिली और इस प्रकार आजादी की लड़ाई की अगुआ कांग्रेस का तिरंगा ध्वज अंततः स्वतंत्र भारत का निशान बना। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! I beg to move this resolution. It is my proud privilege to move the following resolution. Resolve that the national flag of India will be horizontal tricolour of deep saffron, white and dark green in equal proportions. In the centre of the white band
there shall be a wheel in navy blue to represent the charkha. The design of the wheel shall be that of the chakra, which appears on the abacus of the Sarnath lion capital of Ashoka. I remember the ups and downs of our great struggle for freedom, and how this flag gave us the courage to go on. Many who are not present here today, many of our comrades who have passed away, held on to this flag, some amongst them even to their death, and handed it over as they sank to others to hold it aloft. So, in this simple form of words, there is much more than will be clear on the surface. There is the struggle of the people for freedom, with all its ups and downs and trials and disasters. And there is finally today, as I move this resolution, a certain triumph about it, a measure of triumph in the conclusion of that struggle. So, I present this flag to you. Perhaps I am partial, but I do think it is a very beautiful flag to look at, and it has come to symbolize many beautiful things. Things of the spirit and things of the mind. I now present to you not only the resolution, but the flag itself. One in silk and one in cotton. जनाब सदर, मेरे ख्याल में हमारा परचम सिर्फ परचम नहीं है, इसमें हमारी उम्मीदों के रंग हैं, हमारी जद्दोजहद और कुर्बानियों की कहानी भी है। हमारे मजहब इस्लाम में यही हिदायत दी गई है कि जो इंसान जहां रहे वहां की सरकार और आइन का वफादार रहे, और इसी उसूल को मानते हुए मैं उस परचम को सलाम करता हूं जो यहां हाउस में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया है। इसे 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में पहली बार स्थापित किया गया। भारत में तिरंगे का अर्थ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है। तिरंगे को मेरा सलाम है। हरा सफेद लाल रंग मेरे देश की शान है। इस झंडे से हमको बहुत बड़ा गर्व हुआ है। इस झंडे से हमने अंग्रेजों को भगाया, इस झंडे से हमने आज़ादी ली। तिरंगा फहरता है तो हमारा दिल एकदम खुश हो जाता है, हमारा देश एकदम आज़ाद है। हिंदुस्तानी देख के उसको बहुत खुश होते हैं तिरंगे को। देश के तिरंगे को देख के मेरे को बहुत गर्व महसूस होता है। फौजियों की याद आती है, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। फ्रीडम फाइटर्स बहुत, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब हमें भी कुछ करना चाहिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। देश की आजादी का पर्याय बन चुकी ये तस्वीर आज भी हर हिंदुस्तानी को गर्व से भर देती है। इंग्लैंड का यूनियन जैक उतर रहा है और भारत की आन बान और शान का प्रतीक हमारा तिरंगा झंडा लहराते हुए आने वाले वक्त की बुलंदी को इंगित कर रहा है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की क्षैतिज पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी, और ये तीनों समानुपात में हैं। ध्वज के चौड़ाई का अनुपात इसकी लंबाई के साथ 2 से 3 गुना है। सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है। ये चक्र सारनाथ में बने शेर के स्तंभ से लिया गया है। इसका व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है। इसमें 24 तीलियां हैं जो दिन के 24 पहर को दर्शाती हैं। जो स्ट्रगल का दौर है 47 तक, उस वक्त तक स्टेट डेवलप नहीं हो पाई। तो जो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन स्टेट है वो शुरू हो रहा है जब स्टेट स्टार्ट टेकिंग शेप। इट इज़ ओनली आफ्टर 1947। कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एम्बलम बन रहे हैं, जो नेशनल प्रतीक है वो बन रहे हैं। तो वो जब स्टेट के साथ
डेवलप होते हैं इंस्टीट्यूशन। तो अब जो 1906 में विजुअलाइज किया गया होगा नक्शा या जो स्ट्रगल का या जो झंडा 1921 में जो विजुअलाइज किया गया होगा, उसका पूरा एक मामला दूसरा था कि वहाँ पर सिर्फ स्ट्रगल का पीरियड था, वहाँ पर एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। लेकिन जब बाकायदा हमने अचीव कर लिया आज़ादी, तो हमको एक फिक्सिटी की ज़रूरत है कि इतना बड़ा ही झंडा होगा, इसी रेशियो में झंडा होगा। जो अशोक चक्र होगा उसके केवल 24 चक्र ही, उसके अंदर 24 ही वो हिस्से होंगे। तो ये एक जब स्टेट डेवलप हो जाता है, फुल्ली डेवलप हो जाता है, तब इंस्टीट्यूशन फुल्ली डेवलप होते हैं। जो 1947 से पहले के जो एक्सपेरिमेंट चल रहे थे झंडे में, वो स्ट्रगल के दौर रिप्रेजेंट करते हैं, और 1947 के बाद जो झंडा है वो एक इंस्टीट्यूशन का और स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। दोनों में ये अंतर है, और दोनों भी हमारी स्वतंत्रता का, स्वाधीनता का प्रतीक है, और इसके ऊपर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए और गर्व। आजाद भारत का झंडा होने के बावजूद इसको बनाने और फहराने के नियम हैं। तिरंगे के केवल 9 आकार निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा तिरंगे के सम्मान का जिक्र प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में किया गया है। तिरंगे की बेअदबी करने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में आया हुआ है, उससे पहले नेशनल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया था। नेशनल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी इस झंडे को इस्तेमाल करेगा, अगर वो उन रिस्ट्रिक्शंस के साथ नहीं इस्तेमाल करता है तो कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। जो इसका इस्तेमाल जो है वो सही ढंग से नहीं करता है, अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं करता है, तो द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 में सेक्शन 2 में जो है सज़ा का प्रावधान है, जिसको जो इम्प्रिजनमेंट है वो उसको 3 साल तक जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है। फ्लैग कोड में बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे 5 सूर्य उदय होने से पहले और सूर्य अस्त होने से उदय होने के साथ ही नेशनल फ्लैग का इस्तेमाल किया जा सकता है, और सूरज अस्त होने से पहले जो है नेशनल फ्लैग को जो है वो बंद किया जाना चाहिए। परंतु इसके साथ साथ जैसे नेशनल फ्लैग कभी धरती के साथ नहीं छूना चाहिए, नेशनल फ्लैग को कहीं ऐसी जगह नहीं लगाना चाहिए जहाँ पे उसका अपमान नज़र आए, और इस तरह के प्रावधान जो हैं वो ये फ्लैग नेशनल फ्लैग कोड 2002 में वो रिस्ट्रिक्शंस के साथ दिए गए हुए हैं। और ये हमारा एक हर भारतीय नागरिक का ये अपने आप में एक जिम्मेवारी है, फंडामेंटल ड्यूटी है कि नेशनल फ्लैग को पूरे अदब के साथ जो है अगर वो फहराना चाहते हो तो फहरा सकते हैं। आज़ादी के करीब 6 दशक बाद तक भी नागरिकों को अपने घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर तिरंगा झंडा फहराए जाने की इजाज़त कानून के हिसाब से नहीं थी। लेकिन उसके बाद एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आम जनमानस को कुछ शर्तों के साथ तिरंगा फहराने की इजाज़त दी। सुप्रीम कोर्ट ने तिरंगे को सरकारी इमारत के अलावा निजी प्रतिष्ठानों पर फहराने की इजाजत दे दी और इसे मूलभूत अधिकार का हिस्सा बताया। इस फैसले के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फ्लैग कोड में संशोधन किया। इससे पूर्व स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र दिवस के अलावा किसी भी दिन भारत के नागरिकों को अपना राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार नहीं था, खासतौर पर अपने घरों या कार्यालयों में। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 26 जनवरी सन 2002 से भारत सरकार ने सभी नागरिकों को किसी भी दिन राष्ट्र ध्वज को फहराने का अधिकार दे दिया, बशर्ते राष्ट्र ध्वज की प्रतिष्ठा और गरिमा बरकरार रहे और किसी भी स्थिति में इसका अपमान न होने पाए। ये राष्ट्र का प्रतीक है और सर्वोपरि है। राष्ट्रीय पर्वों पर बिकने वाले इस तरीके के झंडों को आपने भी कभी न कभी या तो देशभक्ति से ओत-प्रोत होकर या फिर गरीब बच्चों की मदद के इरादे से ज़रूर खरीदा होगा। लेकिन भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार इस तरीके के गैर अधिकृत झंडों को खरीदना न केवल राष्ट्रीय ध्वज का अनादर और उसके साथ बेअदबी है, बल्कि साथ ही साथ ये कानून के लिहाज से एक वर्जित कृत्य भी है। सुविधा की दृष्टि से भारतीय ध्वज संहिता सन 2002 को 3 भागों में बांटा गया है। संहिता के पहले भाग में राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण है।
संहिता के दूसरे भाग में जनता, निजी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में बताया गया है। संहिता का तीसरा भाग केंद्रीय और राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों और अभिकरणों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में जानकारी देता है। भारत के इसी झंडे पर शहीदों के अमर बलिदान की तमाम कहानियां लिखी गई हैं। भगत सिंह से लेकर महात्मा गांधी तक सबने आजाद भारत के सपने में तिरंगे को देखा था। भारत का तिरंगा 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने फहराया था, तो विंग कमांडर राकेश शर्मा ने 1984 में अंतरिक्ष में इसे स्थापित किया था। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के लोगों ने तिरंगे झंडे के साथ कामयाबी के नए नए मुकाम हासिल किए हैं। सबसे पहले चाहे राकेश शर्मा ने इसको चांद पर लहराया हो या फिर भचेंद्री पाल ने इसके साथ विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय पर्वत पर फतह की हो। हिंदुस्तानियों ने चाहे कला का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का, खेल का मैदान हो या फिर शिक्षा का क्षेत्र, हर जगह इस तिरंगे का परचम लहराया है। और आन बान और शान से लहराने वाले तिरंगे को देखकर हर हिंदुस्तानी का माथा गर्व के साथ ऊंचा हो गया। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरे कैमरा सहयोगी सरोज कुमार दास के साथ दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।